हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज का। तो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सीपीएस का आपको करने को बोला था, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7, टू स्लिट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर आर इल्यूमिनेटेड विथ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.5 इंटू 10⁻⁷. The interference fringes are observed on a screen placed 1 meter from the slits. Find the distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe on the same side of central maxima. तो यहाँ पर जो पहली चीज दी हुई है वो है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में। तो स्मॉल डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। फिर हमको दे रखा है लेमडा। लेमडा दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और फिर उसके बाद कैपिटल डी दे रखा है 1 मीटर। नाउ कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये दिख रहा है हमको साफ साफ। एंड स्मॉल डी इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन लेमडा। तो स्मॉल डी अगर लेमडा से काफी बड़ा है तो उस केस में डी बाई लेमडा काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब यहां नंबर ऑफ फ्रिंजेस काफी ज्यादा फॉर्म होंगी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर काफी फॉर्म हो रही हैं तो उस केस में हम फ्रिंज विड्थ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वाला फॉर्मूला जो है कि सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी निकालनी है आपको, पहले मैक्सिमा या दूसरे मैक्सिमा या तीसरे मैक्सिमा या फिर 10वें 20वें तक भी निकालनी है, तो आप बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, मच ग्रेटर देन लेमडा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज। थर्ड डार्क फ्रिंज, तो यहां जैसे ये स्क्रीन होगी, स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यहां पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा ऐसे बनेगा, इनके बीच में यहां पर मिनिमाज बनेंगे। तो बोल रहा है थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। यहां से थर्ड डार्क फ्रिंज, पहली दूसरी तीसरी, थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों के बीच का गैप बताना है। थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो पहली डार्क फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा से बीटा बाई 2 पे होगी, दूसरी वाली 1.5 बीटा पे होगी, और तीसरी वाली होगी 3.5 बीटा। पहला मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से बीटा पे होगा, दूसरा वाला 2 बीटा पे, 3 बीटा, 4 बीटा, 5 बीटा। तो ये वाला जो पांचवा मैक्सिमा होगा उसकी दूरी जो हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा से, इट विल बी 5 बीटा, और जो तीसरा मिनिमा है उसकी दूरी जो हो जाएगी इट विल बी 3.5 बीटा। तो इन दोनों के बीच का गैप निकालना है आपको। तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बीटा माइनस 3.5 बीटा। तो ये हो जाएगा 1.5 बीटा। ये हाँ, ये बीटा और बीटा 2 बीटा 2.5 बीटा। तो एक बीटा ये गैप है, एक बीटा ये गैप है, एक मिनट, 1 2 3 4 5, 5 बीटा ये हो गया 0.5, सॉरी ये 3.5 नहीं, ये 2.5 बीटा होगा। बीटा बाई ये होगा बीटा, ये होगा बीटा, ये 0.5 बीटा, 2.5 बीटा। तो ये वाला गैप हो जाएगा 2.5 बीटा। तो अगर 2.5 बीटा की वैल्यू निकालने तो बीटा निकाल लेते हैं पहले, वो है लेमडा which is 6.5 into 10⁻⁷. Capital D is 1 meter. Lambda capital D upon small d. Small d is 10⁻⁻3. तो ये हो जाएगा 6.5 into 10⁻⁴ मीटर, which is equal to 0.65 मिलीमीटर। तो ये बीटा की वैल्यू है। तो बीटा की वैल्यू अगर पता चल गई आपको तो 2.5 बीटा की वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। 2.5 इंटू 0.65 मिलीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 2.5 बीटा। तो इट इज कमिंग इक्वल टू 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 6 जा 150, 150 एंड 12 इज 162। तो ये आ जाएगा 1.625 मिलीमीटर। ये हो जाएगा थर्ड मिनिमा एंड फिफ्थ मैक्सिमा के बीच का गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है in a Young's double slit experiment, D is equal to 1 mm, lambda is equal to 6000 angstrom, and capital D is equal to 1 meter. The slit produces same intensity on the screen. The minimum distance between
2 points on the screen having 75% of the maximum intensity? अच्छा सवाल है, देखेंगे। तो हाँ, तो दोनों स्लिट्स के द्वारा बराबर इंटेंसिटी है, मतलब आई नॉट इंटेंसिटी है, तो सेंटर पे जो इंटेंसिटी होगी इट विल बी 4 आई नॉट। मतलब सिंगल स्लिट के द्वारा अगर आई नॉट इंटेंसिटी है तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां होता है वहां पे इंटेंसिटी 4 गुना ज्यादा होती है। तो 4 आई नॉट यहाँ पे इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमा पे। तो पूछ रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसका 75% मतलब इसका 3/4 मतलब 3 आई नॉट। तो यहां से कुछ दूरी पे इंटेंसिटी घट के 3 आई नॉट होगी और नीचे की तरफ को उतनी ही दूरी पे 3 आई नॉट इंटेंसिटी होगी। तो जरा ये निकालें कि ये दूरी कितनी होगी जिस जगह इंटेंसिटी 3 आई नॉट होगी, सेंट्रल मैक्सिमा से ये दूरी कितनी होगी। इस दूरी का डबल करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आएगी। अब ये निकालने के लिए सबसे पहला काम है इस जगह फेज डिफरेंस पता करना। तो इंटेंसिटी की जब भी बात हो रही है तो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद आना चाहिए कि आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 इंटू कॉस फाई, वेर फाई इज द फेज डिफरेंस। अब यहां पर हमें फेज डिफरेंस पहले पता करेंगे हम। तो फेज डिफरेंस पता कर, आई रिजल्टेंट हमें दे रखा है कि इट शुड बी 3 आई नॉट। 3 आई नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई। तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट कॉस फाई, 2 आई नॉट कॉस फाई विल बी इक्वल टू 2 आई नॉट कॉस फाई विल बी इक्वल टू आई नॉट। तो कॉस फाई की वैल्यू आ गई 1/2। तो कॉस फाई 1/2 जो होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए या π/3 रेडियंस के लिए। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस 0 है, ये 3 आई नॉट इंटेंसिटी जहां है वहां फेज डिफरेंस होगा π/3। जब π/3 फेज डिफरेंस होगा तब वहां इंटेंसिटी 3 आई नॉट होगी। तो ये अगर देखें हम तो ये दूरी हमें y पता लगानी है पहले। तो फेज डिफरेंस इतना है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि ये थीटा हमें पता लगाना होगा। तो उसके लिए अगर आपको याद हो ये पार्ट डिफरेंस होता है स्मॉल d साइन थीटा। ये स्मॉल d है, ये कैपिटल D है। यहाँ जैसे कि डेटा से दिख रहा है कि स्मॉल d इज कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d, ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पार्ट डिफरेंस को d साइन थीटा लिख सकते हैं। तो फेज डिफरेंस पता चला तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस पहले पता करेंगे। पार्ट डिफरेंस अगर देखें तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से डेल्टा एक्स पता करेंगे तो ये पाई से पाई कटा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी λ/6। तो λ/6 अगर देखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 6000। तो 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 6 मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻7 मीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस। अब ये पार्ट डिफरेंस जो है ये होता है d साइन थीटा। तो 10⁻⁻7 इज इक्वल टू स्मॉल d साइन थीटा। नाउ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल d की वैल्यू जो है 1 mm है, मतलब 10⁻³ मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो थीटा काफी छोटा है तो यहाँ साइन थीटा की जगह मैं करीब करीब tan थीटा लिख सकता हूँ। तो tan थीटा मतलब y कैपिटल D लिखा जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली y कैपिटल D कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न इक्वल टू 10⁻⁻4। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻4 इंटू कैपिटल D, और कैपिटल D दे रखा है, कैपिटल D दे रखा है 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर मतलब 0.1 मिलीमीटर। तो ये गैप है 0.1 मिलीमीटर। तो हमें ये हमें बताना है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। वो 2 पॉइंट स्क्रीन पे जिनकी बीच की मतलब 75% है इंटेंसिटी। तो ये गैप जो हो जाएगा इट विल बी y प्लस वाई विच विल बी 2y। तो ये हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो इट विल बी 0.2 मिलीमीटर। तो 0.2 मिलीमीटर ये गैप होगा इन दो पॉइंट्स के बीच जिनके बीच जिन जगह इंटेंसिटी 3 आई नॉट के बराबर है, 75% ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी के बराबर जो इंटेंसिटी है वो उन दोनों के बीच का मिनिमम गैप इज 0.2 मिलीमीटर। देखेंगे बेटा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे किया हमने यहाँ, हमको यहाँ
डिस्टेंस पता करना था। यूजुअली क्या होता है क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया रहता है और बाकी चीजें पूछता है वो, लेकिन यहाँ डिस्टेंस, यहाँ इंटेंसिटी दी हुई थी और डिस्टेंस पता करना था। तो हमने पहले इंटेंसिटी के फॉर्मूले से फेज डिफरेंस पता किया, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस पता किया, और पार्ट डिफरेंस को डी साइन थीटा के इक्वेट करके फिर वाई की वैल्यू पता की। तो फिर ये मतलब उल्टी प्रोसेस हम चल रहे हैं यहाँ पे, जो अभी तक करते आए थे सवाल उनके मुकाबले उल्टी प्रोसेस हम चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है YDSC ऑफ वाइट लाइट। लेट्स टॉक अबाउट YDSC ऑफ वाइट लाइट। तो वाइट लाइट से जब हम देखेंगे कि वाइट लाइट, YDSC ऑफ वाइट लाइट, YDSC ऑफ वाइट लाइट कि सफेद लाइट से YDSC, यंग लेवल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर हम देखने की कोशिश करें सफेद लाइट से। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट थी। अब व्हाइट लाइट की बात ये होती है कि व्हाइट लाइट सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है उसमें, या सिंगल वेवलेंथ नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। जैसे मतलब यूजुअली अगर हम लेते हैं तो 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर, या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर करीब करीब 7500 एंगस्ट्रॉम तक, ये रफ डेटा है, अप्रॉक्सीमेट डेटा है ऑब्वियसली। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक हमारी व्हाइट लाइट की वेवलेंथ होती है। मतलब एक तरीके से इट इज मल्टीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ की लाइट, व्हाइट लाइट इज मल्टीक्रोमेटिक। तो अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ प्रेजेंट है तो, और व्हाइट लाइट हम YDSC में अगर यूज करें तो हमें सामने स्क्रीन पैटर्न कैसा दिखाई देता है, तो ये जरा देखेंगे बेटा ध्यान से। तो ऑब्वियसली हम दो अलग अलग सोर्स यूज नहीं करेंगे व्हाइट लाइट के, हम सिंगल सोर्स, व्हाइट लाइट के सिंगल सोर्स को दो स्लिट्स में डिवाइड करेंगे एक तरीके से। मतलब यहां से ये व्हाइट लाइट आ रही है, सन से आ रही है जैसे, या कहीं से भी आ रही है, उसको मैं ये स्लिट से पास करूंगा। तो यहाँ ये दोनों जो सोर्सेज हैं वो व्हाइट लाइट के सोर्स की तरह काम करेंगे, और दोनों कोहेरेंट होंगे क्योंकि दोनों सेम सोर्स से जनरेट हो रहे। तो अब ये व्हाइट लाइट यहां एंटर करेगी तो सेंटर पे क्या होगा, अब ये बहुत सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है इसमें, तो देखेंगे अगर, तो सेंटर पे क्या होगा, यहां इस तरीके से कोई भी वेवलेंथ की लाइट हो, सेंटर पे पहुंचने वाला, मतलब रेड और रेड, ब्लू एंड ब्लू, येलो एंड येलो, सभी कलर आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। क्योंकि वेवलेंथ कुछ भी हो, डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो डिस्टेंस अगर बराबर ट्रेवल करना पड़ रहा है तो यहां पर डेल्टा एक्स हर वेवलेंथ के लिए 0 है। अगर डेल्टा एक्स हर वेवलेंथ के लिए 0 है तो यहां हमारा हर वेवलेंथ के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब रेड कलर का भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्लू कलर का भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, येलो कलर का भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर हर कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमको यहां पर व्हाइट लाइट दिखाई देगी, मतलब हमको व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा। ये जो यहां हमें व्हाइट कलर डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। नाउ अब यहां से जब थोड़ा दूर जाएंगे, जब यहां से थोड़ा दूर जाएंगे तो हमें फिर पार्ट डिफरेंस जनरेट होने लगेगा। ये वेव्स जो आ रही होंगी यहां से, इनके बीच पार्ट डिफरेंस जनरेट होने लगेगा। अब पार्ट डिफरेंस जो जनरेट होगा, तो पार्ट डिफरेंस सभी वेवलेंथ्स के लिए बराबर होगा। मतलब गिवन पॉइंट पे, जो ये अगर सेंट्रल लाइन से, सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं कनेक्ट करूं उसको, वो अगर थीटा एंगल बन रहा है सेंट्रल पॉइंट से, तो पार्ट डिफरेंस हर पॉइंट के लिए सेम होगा। इट विल बी डी साइन थीटा। हर वेवलेंथ के लिए पार्ट डिफरेंस एट एनी गिवन पॉइंट सेम होगा। नाउ डी साइन थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स के बराबर होगी। नाउ जैसे जैसे थीटा, जैसे जैसे आप सेंट्रल पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, थीटा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो जो वेव सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगी, λ/2 का पार्ट डिफरेंस जिसका सबसे पहले आ जाएगा, वो कलर गायब हो जाएगा। एक तरीके से जैसे जैसे सेंटर से दूर जाने लगेंगे तो वो कलर गायब होने लगेगा जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाने लगेगा एक तरीके से, तो वो कलर हमको गायब होते हुए दिखने लगेगा। तो यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको जो सबसे कम वेवलेंथ वाला है, क्योंकि λ/2 जिसका सबसे पहले डी साइन थीटा पहुंचेगा, तो एक तरीके से साइन थीटा अगर y/D लिख दूं तो y की वैल्यू
हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन 2d, जहां पे हमको मतलब बीटा बाई 2, एक तरीके से बीटा बाई 2 दूरी पे हमको मिनिमा मिलेगा। अब जिसका लैम्डा सबसे कम होगा वो कलर सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। तो तब तक ज्यादा वेवलेंथ वाले का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ होगा। मतलब एक तरीके से 4000 एंगस्ट्रॉम वाले का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और अभी तक 7500 एंगस्ट्रॉम वाले का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ होगा। मतलब आपको ब्लू कलर या वॉयलेट कलर गायब होते हुए दिखेगा और रेड कलर अभी गायब नहीं हुआ होगा। तो यहां पर आपको करीब करीब रेडिश टिंज दिखेगा, मतलब रेडिश दिखेगा, सेंटर पे व्हाइट दिखेगा। फिर थोड़ा दूर जाएंगे जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा ब्लू लाइट का, तो वहां आपको ब्लू लाइट करीब करीब गायब दिखेगी, लेकिन अभी तक रेड लाइट गायब नहीं हुई होगी, तो आपको रेडिश टिंज वहां दिखाई देगा। फिर जैसे थोड़ा दूर जाएंगे और तो हो सकता है कि थोड़ी दूर जाने पे फिर ये जो रेडिश जो 7500 या 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की वेवलेंथ है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा दें। और जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगी तब हमारा ब्लूइश वाली साइड जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे नहीं होगी एक तरीके से। तो यहां पर आपको थोड़ा सा जैसे थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको यहां थोड़ा सा ब्लूइश टिंज दिख सकता है, तो ब्लूइश टिंज दिख सकता है। फिर ऐसे करके जो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते रहेंगे वो कलर एक तरीके से गायब हो जाएंगे और रिमेनिंग कलर्स का आपको कॉम्बिनेशन दिख सकता है। यहां एक्चुअली रेडिश से पहले थोड़ा ऑरेंजिश आएगा कि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन आएगा, फिर रेड गायब होने लगेगा तो ब्लूइश, तो जो ब्लू कलर है वो थोड़ा डोमिनेट करने लगेगा। तो मतलब आपको यहां स्क्रीन पे आपको कलर्स दिखाई देने लगेंगे। सेंट्रल स्पॉट पे आपको व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा, लेकिन उसके नीचे फिर आपको यहां कलर दिखाई देने लगेंगे। नाउ वापस से व्हाइट स्पॉट देखने के लिए आपके सब कलर्स का आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब इसके ऊपर कहीं पर भी अगर रेड का कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, हो सकता है ब्लू का ना हो या येलो का ना हो। अब रेड और ब्लू का कंस्ट्रक्टिव हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है येलो का तब कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि इतनी सारी वेवलेंथ, इतनी ज्यादा वेवलेंथ 4000 से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, वो सारी की सारी फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें सेम जगह पे। सेंटर पॉइंट पे सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, लेकिन बाकी किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वापस मिल पाना हर वेवलेंथ का एट द सेम पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आपको कोई ना कोई कलर गायब दिखेगा, जो डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पर वो गायब दिखेगा और बाकी जो कलर्स प्रेजेंट होंगे उनका कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। इसलिए आपको व्हाइट स्पॉट केवल और केवल सेंट्रल मैक्सिमा पे दिखाई देगा, व्हाइट स्पॉट केवल और केवल सेंट्रल मैक्सिमा पे दिखाई देगा, बाकी कलर्स फिर आपको कलरफुल दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका भी होता है व्हाइट लाइट को वाईडीएससी में यूज करने के लिए कि सेंट्रल मैक्सिमा हम पहचान सकें। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट से आप वाईडीएससी करते हैं तो सारे मैक्सिमाज आपको सिमिलर दिखाई देंगे, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा वाला मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास के सभी मैक्सिमाज सेम दिखाई देंगे अगर आपको, और ऑलमोस्ट सिमिलर इंटेंसिटी के दिखाई देंगे नॉर्मल वाईडीएससी में, मोनोक्रोमेटिक लाइट के वाईडीएससी में। लेकिन व्हाइट लाइट के वाईडीएससी में आपको सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट दिखाई देगा, बाकी मैक्सिमास कलरफुल दिखाई देंगे। तो ये पहचानने में मदद करता है हमको कि सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट कहां पर है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत बार वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने से पहले व्हाइट लाइट यूज की जाती है, सेंट्रल मैक्सिमा पहचान लिया जाता है, उस जगह मार्किंग कर दी जाती है, फिर उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो व्हाइट लाइट कैन बी यूज टू डिटेक्ट सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ, जैसे ये देखेंगे डायग्राम, तो ये पैटर्न है जो हमको ऑब्जर्व होता है। ये वाला ऊपर वाला जो पैटर्न दिखा रखा है इट इज फॉर मोनोक्रोमेटिक वाईडीएससी, और ये वाला पैटर्न जो दिखा रखा है ये है व्हाइट कलर से अगर आप वाईडीएससी करते हैं तो इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। तो दोनों पैटर्न्स को ध्यान से देखें अगर आप, तो यहां पर आप एक तरीके से पहचान नहीं पाएंगे कहां पर कौन सा वाला मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा है। मतलब ये
ये सभी बराबर इंटेंसिटी के दिखाई दे रहे हैं। ये मिनिमाज आप देख सकते हैं जहां पर कंप्लीट डार्कनेस है, और जो ब्राइट जो मैक्सिमम ब्राइटनेस जहां है वो मैक्सिमाज है, लेकिन हम सेंट्रल मैक्सिमा एग्जैक्टली पहचान नहीं सकते। अगर यही एक्सपेरिमेंट जब यही सेटअप में व्हाइट लाइट डाली जाती है तो इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। तो ये पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, तो यहां देखेंगे तो यहां कंप्लीट व्हाइटनेस है, फिर थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं तो रेडिशनेस आ रही है, देखेंगे तो हल्का सा रेडिश आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर या वॉयलेट कलर जो है वो पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा देगा। तो ब्लू कलर या वॉयलेट कलर पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा देगा, तो वो उसकी वेवलेंथ गायब हो जाएंगी, और लेकिन रेड का अभी तक डिस्ट्रक्टिव नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हल्का सा रेडिश टिंज दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से कि हल्का सा रेडिश टिंज जो है वो दिखता है यहाँ पे। तो इस जगह ये यहाँ पे रेडिश टिंज दिख रहा है। फिर उसके बाद काफी डार्कनेस दिख रही है कि मतलब उस जगह काफी वेवलेंथ्स गायब हैं, मतलब येलोइश कलर गायब है, येलो का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, रेड भी उस वक्त काफी कम है, ब्लू भी काफी कम है, तो थोड़ा ब्लैक रीजन दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ब्लूइश रीजन डोमिनेट कर रहा है। क्यों? फिर ब्लूइश क्यों आया? क्योंकि रेडिश जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव में पहुंच चुका होगा, और अब ब्लूइश अपने डिस्ट्रक्टिव से आगे बढ़ के कंस्ट्रक्टिव की तरफ बढ़ रहा होगा, तो फिर ये ब्लूइश दिखाई दिया। फिर उसके बाद देखेंगे तो पैटर्न फिर बहुत ही डिफरेंट पैटर्न हो रहा है, और उसके बाद कहीं पर भी आपको एग्जैक्टली व्हाइट नहीं मिल पाएगा। तो मतलब इस तरीके से हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है। ये दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो सबसे पहला कलर दिखाई देता है वो रेडिश दिखाई देता है। फिर उसके बाद ब्लूइश, और फिर उसके बाद पैटर्न मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, हाँ, जैसे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th जो है उसमें एग्जैक्टली व्हाइट लाइट तो नहीं, लेकिन दो वेवलेंथ यूज करी गई हैं। ध्यान देंगे, व्हाइट लाइट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, 4000 से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक की सभी वेवलेंथ होती हैं उसमें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 4500 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन अ YDSC with capital D is equal to 1 meter, small d is equal to 1 millimeter। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहली बात, कैपिटल D मच ग्रेटर देन स्मॉल d मच ग्रेटर देन लैम्डा सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बीटा के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू द वेवलेंथ कोइंसाइड। तो आपको लीस्ट डिस्टेंस बताना है सेंट्रल मैक्सिमा से, जहां पे इन दोनों का कौन कौन से 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 4500 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे हो, तो वो हमको निकालना है एक तरीके से कि वो कहां पर दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेंट्रल मैक्सिमा पे तो होगा ही, उसके अलावा फिर कितनी दूरी पे होगा। तो ये क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, एक बीटा इसका निकालेंगे बीटा 1, और एक बीटा इसका निकालेंगे बीटा 2। जो इन दोनों का एलसीएम आएगा, जैसे बीटा 1 आ गया 4 और बीटा 2 आ गया 3, तो 4 पे आपको मैक्सिमा मिलेगा पहले वाले का, फिर 8 पे, फिर 12 पे, फिर 16 पे, दूसरे वाले का 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे। तो वापस से जो मैक्सिमा दोनों का एक साथ मिलेगा वो मिलेगा बीटा 1 और बीटा 2 के एलसीएम पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे। तो बीटा 1 और बीटा 2 कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो बीटा 1 हो जाएगा लैम्डा विच इज 6000 एंगस्ट्रॉम, 6 इंटू 10 की पावर -7 into lambda capital D which is 1 meter upon small d is 10 की पावर -3, this is 0.6 millimeter। ये बीटा 1 आ गया। बीटा 2 देखेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 into 10 की पावर -7 into 1 upon 10 की पावर -3 which will be 0.45 millimeter। तो अगर देखेंगे तो हमें बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे वापस दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। तो देखेंगे तो इसके मैक्सिमास किस किस दूरी पे होंगे, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0, 3.6। इसके होंगे 0.45, 0.45 इंटू 2 0.9, फिर 0.45 इंटू 3 1.35, फिर 1.8,
और फिर ऐसे करके। तो यहां पर अगर देखेंगे जो पहला एक तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे पहला मैच कर रहा है दोनों में, वो है 1.8 मिलीमीटर। तो 1.8 मिलीमीटर दूरी पे, सेंटर से 1.8 मिलीमीटर दूरी पे आपको दोनों का मैक्सिमा वापस कोइंसाइड करेगा। अब ये देख रहे हैं आप, दो वेवलेंथ्स लेने पे भी हमको एलसीएम लेना पड़ रहा है उनके बीटा का। अगर बहुत सारी वेवलेंथ है तो फिर एलसीएम मिल पाना इज नॉट पॉसिबल। जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ वेवलेंथ जितनी बढ़ती जाएंगी, उतना ज्यादा उनका कोइंसाइड होना मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए हम बात कर रहे थे कि वाईडीएससी में वापस से कंप्लीट वाइट स्पॉट मिलना इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, white light is used in YDSC with capital D is equal to 1 meter, small d is equal to 0.9 millimeter. Light reaching the screen at y is equal to 1 millimeter is passed through a prism and its spectrum is obtained. Find the missing lines. Missing lines मतलब वो lines जो y is equal to 1 millimeter पे जो रेज गिर रही हैं, उनमें से जो वेवलेंथ गायब है। गायब वेवलेंथ का मतलब जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है वहां पर, एक तरीके से मतलब हमें एक तरीके से पता लगाना है कि y इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पे कौन कौन सी वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो अगर y इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर की बात करें तो यहां पर जो ये यहां से जो ये थीटा होगा, तो पार्ट डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स, इट विल बी डी साइन थीटा। जब जहां जहां पर डी साइन थीटा की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगी, जहां जहां पे डी साइन थीटा की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगी, वहां पे हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो देखें जरा, d स्मॉल d की वैल्यू क्या है, 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर स्मॉल d इंटू साइन थीटा। साइन थीटा करीब करीब y बाई कैपिटल डी हो जाएगा, y बहुत छोटा है कैपिटल डी के मुकाबले। तो दैट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। तो लेमडा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू y की वैल्यू हो गई 1 मिलीमीटर विच इज 10⁻³ अपॉन d की वैल्यू है 1 मीटर इंटू 2/2n+1, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो इतना इस लेमडा पे हमको y इक्वल टू 1 मिलीमीटर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा इन लेमडास पे। तो सही से लिखें तो यह आ गया 1.8 इंटू 10⁻6 अपॉन 2n+1। एंगस्ट्रॉम में अगर लिखूंगा मैं तो यहाँ 10⁻10 बनाने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18000 18,000 अपॉन 2n+1 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंस जो होंगी, वेर n इज अ इंटीजर ऑब्वियसली, उन वेवलेंस पे हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा y इक्वल टू 1 मिलीमीटर पे। तो ये अगर देखेंगे n की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये आएगा 1800 एंगस्ट्रॉम, 18,000 एंगस्ट्रॉम। बट 18,000 एंगस्ट्रॉम इज नॉट इन विजिबल रेंज, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 18,000 अपॉन 3 विच इज 6,000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, ये विजिबल रेंज पे होता है, करीब करीब 3,500 एंगस्ट्रॉम से 7,500 एंगस्ट्रॉम तक हम विजिबल रेंज अगर बोले तो दिस इज इन विजिबल रेंज। तो 6,000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ गायब होगी यहां से। फिर n की वैल्यू और भी मैं डाल सकता हूं, तो 2 डालूंगा तो ये आ जाएगा 18,000 अपॉन 5। तो 18,000 अपॉन 5 हो जाएगा 3600। तो 360 भी करीब करीब विजिबल रेंज में ही होगा। मतलब अगर 3,500 को लिमिट लूं मैं तो इसको करीब करीब हम विजिबल रेंज बोल सकते हैं। वैसे ये अल्ट्रावायलेट रीजन में भी, मतलब एक तरीके से उसका ओवरलैपिंग रीजन होगा विजिबल और अल्ट्रावायलेट का। तो 3,600 एंगस्ट्रॉम। अगर n की वैल्यू 4 डालूंगा, नहीं सॉरी 3 डालूंगा तो 3 to the 6 + 1 7, तो 18,000 अपॉन 7। उस केस में ये 2 और फिर 40 2571 एंगस्ट्रॉम, ये जो है वो अल्ट्रावायलेट रेंज पे पहुंच गया। इसके बाद n की वैल्यू कितनी में डालूंगा, इससे कम ही आएगा। तो हमारी दो वेवलेंथ एक तरीके से गायब होंगी या मिसिंग होंगी, और वो दो वेवलेंथ विजिबल रेंज की हैं 6,000 एंगस्ट्रॉम एंड 3,600 एंगस्ट्रॉम। ये दो वेवलेंथ हमारी मिसिंग होंगी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। अगला थियरी का जो पोर्शन है वो है थोड़ा सा डिफिकल्ट, एंड इट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ एंड रियल पाथ, मतलब ज्योमेट्रिक पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ये बड़ा ही
इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, देखेंगे ज्योमेट्रिक पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ. लेट्स ट्राई टू डू दिस. ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिक पाथ. तो ज्योमेट्रिक पाथ क्या होता है और ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, थोड़ा समझेंगे. दिस इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट टॉपिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का. वैसे इस पर क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन आए तो फिर हमें करना आना चाहिए. ज्योमेट्रिक पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ. तो इमेजिन करिए एक लाइट है हमारी, लाइट वेव. तो लाइट वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है. तो वैक्यूम में अगर वो ट्रेवल करेगी तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, वो जब वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो इट विल हैव सम वेवलेंथ. तो उसकी फॉर एग्जांपल वैक्यूम में उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, उसकी स्पीड सी है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है. तो एफ नॉट है उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड सी है और वेवलेंथ लैम्डा नॉट है. नाउ अब वैक्यूम में ट्रेवल करने वाली यही वेव अगर ट्रेवल करते करते किसी मीडियम में एंटर कर जाती है, मतलब जैसे यहां कोई मीडियम है फॉर एग्जांपल नॉट वैक्यूम. अब एयर और वैक्यूम करीब करीब वेवलेंथ सेम ही होती है, एयर और वैक्यूम में. तो वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए कोई वेव अगर किसी मीडियम में एंटर करने लग जाए तो जब तक वो वैक्यूम में होगी तब तक तो वेवलेंथ सेम होगी उसकी, जब तक वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होगी. लेकिन जैसे ही वो वेवलेंथ वैक्यूम से इस मीडियम में एंटर करने लगेगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. ध्यान देंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है. तो जैसे ही ये वेव वैक्यूम से ये मीडियम में एंटर करेगी, वैक्यूम से ये वाले मीडियम में एंटर करेगी जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वहां इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. अब वैक्यूम के अलावा या एयर के अलावा बाकी किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होती है. तो यहां स्पीड ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल vm है विच इज लेस देन c. तो वेवलेंथ कम अगर स्पीड अगर कम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी को सेम रहना है, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन द मीडियम. तो लैम्डा हो जाएगा vw अपॉन f. तो फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन vw अगर कम हो रहा है तो लैम्डा इन द मीडियम विल बी लेस देन लैम्डा नॉट. तो इस मीडियम में जो लाइट एंटर करेगी उसकी वेवलेंथ जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी उसकी वेवलेंथ के मुकाबले कम हो जाएगी. मतलब ये पहले लैम्डा नॉट थी, तो जब इसको एंटर करेगी तो यह वेवलेंथ कम हो जाएगी कंपैरेटिवली. मतलब एक तरीके से ये वेव्स, मतलब मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूं लेकिन ताकि आपको समझ में आए. फिर जैसे ही बाहर निकलेगी तो वापस ये लैम्डा नॉट वेवलेंथ गेन कर लेगी, वापस इसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट के बराबर हो जाएगी. तो जब ये इस मीडियम के अंदर है तब इसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1. जब इसके अंदर है तब इसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1. और जब यहां वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी तब वेवलेंथ थी लैम्डा नॉट. तो फॉर एग्जांपल ये मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी डिस्टेंस है जो इस मीडियम में ट्रेवल किया. तो अगर आप देखें तो यही टी डिस्टेंस अगर एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल किया होता तो जो फेज ट्रेवल्ड है, फेज क्या ट्रेवल्ड होता है, मतलब एक वेवलेंथ जब कवर हो जाती है तो 2 पाई का फेज कवर हो जाता है. मतलब यहां 2 पाई का फेज कवर हो गया, फिर 2 पाई का फेज, 2 पाई का फेज, 2 पाई का फेज. अगर आप देखें ध्यान से तो ये वैक्यूम में टी डिस्टेंस ट्रेवल करना और इस मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल करना दोनों में अंतर है. यहां वेवलेंथ कम हो चुकी है, तो यहां जो इस टी डिस्टेंस में जो फेज ट्रेवल्ड होगा वेव के द्वारा वो ज्यादा होगा. अगर आप देखें इस टी डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा प्रेजेंट है कंपेयर टू ये वाले टी डिस्टेंस में. यहां नंबर ऑफ वेव्स कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट है और ये वाले टी डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा प्रेजेंट है. तो टी डिस्टेंस जब ट्रैवल कर रही है वेव हमारी इस मीडियम में तब उसके द्वारा फेज ज्यादा ट्रैवल हो रहा है कंपेयर टू जितना फेज वो वही टी डिस्टेंस ट्रैवल करने में वैक्यूम में ट्रैवल करती. तो कितना फेज कवर हो रहा है अगर देखेंगे तो यहां अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स टी डिस्टेंस में हो जाएंगी टी अपॉन लैम्डा नॉट. तो टी अपॉन लैम्डा नॉट
मैं एक तरीके से कितना, या फिर आप सिंपली देख सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ 2π/λ नॉट इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड है t, तो ये हो जाएगा फाई नॉट, मतलब फेज ट्रेवल्ड इन t डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब फाई 1 हो जाएगा 2π/λ, 2π/λ यहाँ का लैम्डा इंटू t, तो दिस विल बी फाई 1। तो आप देखेंगे कि लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, लैम्डा m इज लेस देन लैम्डा नॉट, लैम्डा m या लैम्डा 1 जो भी है, लैम्डा m इज लेस देन लैम्डा नॉट, तो फाई 1 विल बी ग्रेटर देन फाई नॉट, मतलब यहां ज्यादा फेज ट्रेवल कर चुकी होगी वेव कंपेयर टू उतना ही डिस्टेंस अगर वैक्यूम या हवा में ट्रेवल करेगी तो कितना फेज ट्रेवल कर चुकी है। अब लैम्डा m की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखेंगे ध्यान से, तो लैम्डा m इज वेलोसिटी इन द वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी की जगह आप लिख सकते हैं एफ नॉट, तो वही रहेगा, एफ नॉट की जगह आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहां पर अगर देखेंगे नाउ c अपॉन vm की जगह म्यू लिखा जा सकता है, तो लैम्डा m विल बी लैम्डा नॉट अपॉन म्यू। तो लैम्डा m की जगह क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा m की जगह लिखा जा सकता है लैम्डा नॉट अपॉन म्यू, मतलब ये म्यू टाइम्स कम हो गई एक तरीके से वेवलेंथ। तो फाई 1 जो हो जाएगा इट कैन बी रिटर्न इक्वल टू 2π/λ नॉट, और म्यू न्यूमरेटर में आ जाएगा म्यू t। तो मतलब एक तरीके से यहां वैक्यूम में अगर t डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हमारी वेव, और वही t डिस्टेंस अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है अदर देन वैक्यूम और एयर, तो वहां जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो उतना फेस कवर कर रही है जितना वैक्यूम में म्यू टी डिस्टेंस में कवर करती। अगर आप ध्यान से देखें, वैक्यूम में अगर मतलब लैम्डा नॉट वेवलेंथ अगर होती उसकी, तो उसको म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता सेम फेस कवर करने के लिए। सो दिस t is called geometric path and mu t is called optical path. t is geometric path का मतलब है एक्चुअल डिस्टेंस जो मीडियम में ट्रेवल हो रहा है, दिस इज कॉल्ड geometric path, एंड ऑप्टिकल पाथ मतलब इक्विवेलेंटली वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता अगर इस मीडियम की जगह वैक्यूम में वेव ट्रेवल कर रही होती, इस मीडियम की जगह अगर वैक्यूम में वेव ट्रेवल कर रही होती तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड म्यू टी, उस डिस्टेंस को म्यू टी बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ का जरा मीनिंग लिखेंगे बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल पाथ इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस विच द लाइट मस्ट ट्रेवल इन वैक्यूम टू कवर सेम फेज एज it covers while traveling t distance in the medium। तो मीडियम में t डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो फेज कवर हो रहा है उतना ही फेज कवर करने के लिए वैक्यूम में कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड म्यू टी, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये देखना आना चाहिए ऑप्टिकल पाथ। अब यहां पर अगर देखेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल एंटर करते वक्त दोनों वेव सेम फेज में हैं, तो यहां इसका फेज ये हो जाएगा और यहां इसका फेज कुछ कम रहेगा, यहां ज्यादा होगा, तो ये दोनों के बीच कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहां अगर वैक्यूम में उसने टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां भी एक्चुअल डिस्टेंस टी ट्रेवल किया है, लेकिन ऑप्टिकली उसने म्यू टी ट्रेवल किया है, तो ये वाली वेव और ये वाली वेव के बीच का इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ऑप्टिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, वेयर टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम एंड दिस टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मीडियम। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर टी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ऑप्टिकली उसने म्यू टी ट्रेवल किया, और यहां पर तो ऑप्टिकली टी ही ऑप्टिकल है और टी ही ज्योमेट्रिक भी है, तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाएगा यहां पर वो आ जाएगा म्यू टी माइनस टी, फिर आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो अब हम दो टाइप के पाथ डिफरेंसेस की बात करेंगे,
एक होगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और एक होगा ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस। ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस हम करते आए हैं कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ दूरी पे कितना पाथ डिफरेंस आएगा दोनों वेव्स के बीच, दैट वाज ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस, जो हम निकालते आए हैं अभी तक डी साइन थीटा। अब एक दूसरा पाथ डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा ध्यान से, विच इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जरा समझेंगे। अगर जैसे इसमें स्लैब के सवाल आते हैं कि एक वाईडीएससी में ये स्क्रीन के सामने नाउ फिलहाल अगर ये सब कुछ एयर या वैक्यूम है, अभी कोई मीडियम नहीं है कहीं पे, तो यहां ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, तो स्लिट 1 से वेव यहां तक और ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे हमको मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है वो सी बोल देता हूं इसको, यहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा क्योंकि दोनों तरफ से आने वाली वेव्स यहां पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी क्योंकि उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 0 है यहां पे। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें कि कैसे हम ये देखने की कोशिश करें कि अगर ये स्लिट 1 है, जैसे स्लिट 1 के सामने अगर एक छोटी सी टी थिकनेस की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लैब रख दी, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी मोटाई टी है, तो ये स्लैब यहां इसके जस्ट सामने रख दी, तो ये वाली स्लिट से जो भी रेज आने वाली है वो इस स्लैब को पार करेंगी। तो स्लैब को पार, और नीचे वाली के सामने अभी कुछ नहीं रखा है, तो यहां पर जो रेस पहुंचेंगी ज्योमेट्रिकली दोनों बराबर ट्रेवल कर रही हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन देयर इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इसके अंदर जब ये वेव एंटर कर रही है तो यहां से बाहर निकलने तक उसने ऑप्टिकली कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ऑप्टिकली कुछ एक्स्ट्रा फेज ट्रेवल किया होगा, तो यहां से यहां आने में जो डेल्टा एक्स उसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा, ज्योमेट्रिकली उसने टी ट्रेवल किया करीब करीब, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये एंगल काफी छोटा होगा तो ये इससे मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब करीब करीब टी के बराबर होंगे। तो ज्योमेट्रिकली उसने टी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ऑप्टिकली उसने म्यू टी ट्रेवल किया है, तो उसने जो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यहां जो वेव होगी इतने ही टी थिकनेस पे जो वेव होगी एक तरीके से वो ज्योमेट्रिकली भी टी ट्रेवल कर रही है, ऑप्टिकली भी टी ट्रेवल कर रही है। ये वाली वेव ऑप्टिकली थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो जो एक तरीके से एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा ऑप्टिकली इसके द्वारा वो होगा म्यू टी माइनस टी। जरा इस बात को समझेंगे कि म्यू टी उसने ऑप्टिकली ट्रेवल किया, लेकिन टी तो टी ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, जो वो अगर ये स्लैब नहीं होती तब भी टी तो वो कवर करती टी डिस्टेंस तो कवर होता ही होता, उसके अलावा म्यू टी वो ट्रेवल कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो ट्रेवल किया है उसने वो ट्रेवल किया है स्लैब के आने की वजह से, ऑप्टिकली जो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है वो है म्यू टी माइनस टी, तो डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इज म्यू टी माइनस टी, ऊपर वाली वेव ऑप्टिकली थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो अब यहां पर जो है यहां जो रेस पहुंचेंगी इन दोनों में ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 नहीं है। अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 नहीं है तो यहां आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, मतलब यहां आपको सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा, तो डेल्टा फाई टोटल विल नॉट बी 0। तो एक तरीके से जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का एडिशन होगा। अब जैसे यहां से ऊपर जाएंगे आप, यहां से ऊपर जाएंगे तो ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस चेंज होने लगेगा, नीचे वाला ज्योमेट्रिकली ज्यादा ट्रेवल करेगा, ऊपर वाला ज्योमेट्रिकली कम ट्रेवल करेगा, और ऊपर वाला ऑप्टिकली ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से कुछ दूरी पे y ऐसी दूरी जिस दूरी पे हमको टोटल पाथ डिफरेंस 0 मिले, तो टोटल पाथ डिफरेंस 0 मिलने के लिए आपको जिस वेव ने ऑप्टिकली ज्यादा ट्रेवल किया है उसके सामने वाली वेव ने ज्योमेट्रिकली ज्यादा ट्रेवल करना चाहिए उतना ही, मतलब यहां से अगर मैं ये थीटा देखूं तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, अगर याद हो तो इस जगह डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिक इज डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल अभी भी
म्यू इंटू टी माइनस टी ही होगा, क्योंकि ये वाली वेव और ये वाली वेव मतलब ये एक्स्ट्रा, ये म्यू टी जो ऑप्टिकली ट्रेवल कर रही है एक्स्ट्रा ऑप्टिकली वो इतना ही ट्रेवल कर रही है अभी भी। नाउ अगर देखेंगे ध्यान से तो ऊपर वाली वेव में ऑप्टिकल पाथ ज्यादा ट्रेवल्ड है और नीचे वाली वेव में ज्योमेट्रिक पाथ ज्यादा ट्रेवल्ड है, तो डेल्टा एक्स टोटल जो हो जाएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एक तरीके से म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस डी साइन थीटा। अब ये जहां पे जीरो होगा वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, वहां पे हमें एक तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलने के लिए वहां डेल्टा फाई जीरो होना चाहिए और उसके लिए डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए। तो एक तरीके से यहां जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहां से ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट अपवर्ड। कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये भी निकाल सकते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर थीटा काफी छोटा है तो इसको करीब करीब वाई बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं। तो हाँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहां से इतनी दूरी ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। नाउ दूसरा इसमें एग्जाम्पल जो है वो है कि अगर यहां पर एक सिंगल स्लैब न रख के ये T1 थिकनेस की म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये स्लैब होती और दूसरी के सामने एक दूसरी स्लैब होती जिसकी थिकनेस T2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। नाउ अब ये देखेंगे, ये पूरा ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आसपास हवा है पूरी। अब इस वाले ने जो डेल्टा एक्स ऑप्टिकली ट्रेवल करेगा, ये वाला ये ट्रेवल करेगा म्यू1 माइनस 1 इंटू T1, और ये जो डेल्टा एक्स ऑप्टिकली ये सेकेंड वाली वेव जो ट्रेवल करेगी वो ट्रेवल करेगी म्यू2 माइनस 1 इंटू T2। नाउ अब यहां पर नीचे वाली वेव इतना ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है और ऊपर वाली वेव इतना ऑप्टिकली एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इफ डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 2, देन इन दैट केस आपको वापस सी पॉइंट पे ही सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ऑप्टिकली इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, अगर एग्जैक्टली उतना ही इसने भी ऑप्टिकली ट्रेवल किया है तो फिर ये ज्योमेट्रिकली जहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो है वहीं पर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस भी जीरो होगा, क्योंकि ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस तो जीरो है ही, तो जहां ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जीरो होगा वहीं पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 2, तो फिर ऊपर वाली ने ऑप्टिकली अगर ज्यादा ट्रेवल किया है नीचे वाली से, मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा उस जगह जहां पे डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 1 माइनस डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 2 के बराबर होगा। एक तरीके से जहां पर ये म्यू1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2 के बराबर होगा। तो वहां पर से हम ये y की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की जगह y बाई कैपिटल डी डाल के। और ये इस केस में द सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट अप, ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अगर डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स ऑप्टिकल 1, उस केस में अगर आप देखेंगे इसने ज्यादा ऑप्टिकली ट्रेवल किया इसके मुकाबले, तो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट डाउन। तो ये जरा समझेंगे, और कितना शिफ्ट होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं सिखा रहा हूं आपको कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना शिफ्ट होगा और किस तरफ शिफ्ट होगा, ये देखना हमें आना चाहिए इस तरीके से। जैसे कि इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। तो ये दोनों होमवर्क हैं, एक बार अटेम्प्ट करके लाएंगे, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है अगर आप ये कंसेप्ट समझे हैं तो। कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए ध्यान से देखिए, एक दो बार हो सकता है देखना पड़े वीडियो आपको फिर से कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इमेजिनेशन ज्यादा चाहिए होती है इसमें, इसलिए एक दो बार देखना पड़ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है अगर 2-3 बार आपको देखना पड़े फिर से रिपीट करके। तो ये फॉर्मूले ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 11th और 12th सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी बची हुई थियरी और आगे नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे। जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस एक छोटा टॉपिक हमारा बचा हुआ है
उसको फिनिश करेंगे एंड ऑल्सो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के साथ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थैंक यू।